तो सबसे पहले हम लोग सूर्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। देखिए, हमने बताया था आपको कि सूर्य और तारा ये दोनों का गुण जो होता है समान होता है, ठीक है। तो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत, अगर हम बोले थे तारे में ऊर्जा का स्रोत क्या है, तो नाभिकीय संलयन, ठीक है। तो सूर्य में अगर बात की जाए, सबसे पहला पॉइंट, सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, नाभिकीय संलयन है। नाभिकीय संलयन, ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अब नाभिकीय संलयन होता क्या है, तो दो छोटे छोटे नाभिक मिलकर एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा रिलीज करते हैं, ऊर्जा मुक्त करते हैं, वही आपको नाभिकीय संलयन कहलाता है। तो नाभिकीय संलयन समझ गए। तो ऊर्जा का अगर मुख्य स्रोत की बात की जाए सूर्य में, तो क्या है, नाभिकीय संलयन। अब बात यह है कि सूर्य में हाइड्रोजन, ये हमारा सूर्य है, इसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है। अगर हाइड्रोजन की बात की जाए तो ये 71% है हमारा। हीलियम की बात की जाए तो आपको कितना परसेंट है, ये आपको 26.5% है। और अन्य गैस की बात की जाए तो, अन्य गैस की बात की जाए तो ये 2.5% है। ये हमारा ब्रह्मांड में जो सूर्य है, उस सूर्य का खासियत है कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन है। अगर बात की जाए कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, तो 71%, हीलियम 26.5% और अन्य गैस 2.5% है, ठीक है। अब आपको पूछा जाता है कि सूर्य का टेम्परेचर के बारे में पूछेगा, तो ध्यान दीजिएगा। अगर टेम्परेचर की बात की जाए, बाकी इस ग्रह को थोड़ा मिटा देते हैं। आइए सबसे पहले हम सूर्य के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य में अगर आपसे पूछेगा कि ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, तो आप क्या बोलिएगा, नाभिकीय संलयन, नाभिकीय संलयन। अगर आपसे पूछा जाएगा अगला पॉइंट कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट, हीलियम, तो कहिएगा हाइड्रोजन है आपको 71%, हाइड्रोजन है आपको 71%, हीलियम कितना है आपको 26.5% और अन्य गैस कितना है 2.5%, ठीक है। अब आपको एक क्वेश्चन और पूछता है कि सूर्य के टेम्परेचर के बारे में आपको पूछेगा, ठीक है। तो सूर्य का जो टेम्परेचर होता है, इसके केंद्र है ये, तो केंद्र का टेम्परेचर की बात की जाए तो ये है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। ध्यान से सुनिएगा, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, ये आपके सूर्य का केंद्र का तापमान है। अगर तापमान की, टेम्परेचर की बात की जाए, तापमान की बात की जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। लेकिन तापमान में क्या होता है, एग्जामिनर कभी कभार आपको इसको थोड़ा सा ऑप्शन को चेंज कर देता है। कैसे, तो हमने आपको बताया है कि 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है, ठीक है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो ये 15 मिलियन है, तो 15 दाहन 150, यानी 150 लाख। कभी कभार आपको ऐसे दे देगा 150 लाख, हिंदी में लिख देगा ऑप्शन, ठीक है, और नहीं तो 150 लाख आपको दे देगा नंबर में, ठीक है। तो आपने पढ़ा है 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, 1 मिलियन बराबर 10 लाख, तो 15 मिलियन बराबर 150 लाख समझिए। उसी को कभी कभार 150 लाख को ऐसे भी दे देगा, 150 लाख कैसे लिखते हैं, 150 लाख में 2 2 4 1 5 0 होता है ना जी, ये 150 लाख हुआ ना। अब बात ये है कि 150 लाख को ऐसे लिख देगा 15 गुने 10 के पावर 1 2 3 4 5 6, 10 के पावर 6, ठीक है। इस फॉर्म में भी आपको दे देगा, तो आपको ऑप्शन मारना है यही, सूर्य के केंद्र का तापमान। अगर इस फॉर्म में रहे तो ये लिख दीजिएगा, ये मारिएगा ऑप्शन, इस फॉर्म में रहे तो ये, और इस फॉर्म में रहे तो ये मारिएगा। तो सूर्य के केंद्र का तापमान की बात की जाए तो कितना मिलियन डिग्री सेल्सियस, 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। अगर बात की जाए सूर्य का जो सतह होता है, ये हमारा सूर्य है, इस सूर्य का जो सतह है, सतह का तापमान की बात की जाए तो 6000 डिग्री सेल्सियस,
6000 डिग्री सेल्सियस। ये किसका तापमान होता है? सतह का तापमान होता है। अगर बात की जाए कि सौर धब्बा और सौर कलंक, इसको कह सकते हैं, इसको बोलेंगे सौर धब्बा या सौर कलंक। इसका तापमान पूछा जाए तो 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। तो आपने देखा, ये उतारने की कोई आवश्यकता नहीं है, सभी पीडीएफ आपके मोबाइल पे चला जाएगा। कोई आप माथापच्ची मत करिए, इससे बेटर है कि फोकस आप इस पे रखिए। जो यहाँ से लेकर जाइएगा वही आपके साथ जाएगा, बाकी आपके पास तो मटेरियल जाएगा, ये आराम से लिखिएगा। नहीं तो पता चलता है जो बच्चा लिखने के फिराक में रहता है कुछ नहीं कर पाते, न लिख पाते हैं सही से, न समझ पाते हैं चीज को। लिखिए नहीं, सब चीज तो आपके मोबाइल पर जाएगा, शांति से आप लिखिएगा। लिखल है सारा चीज बढ़िया से, हो सकता है इसमें अगर बात की जाए सूर्य का जो है तापमान कितना है, टेम्परेचर की बात की जाए तो सूर्य का मुख्य रूप से 3 टेम्परेचर को नापा गया है। 3 टेम्परेचर में आप किस किस को कह सकते हैं? तो कहेगा सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो क्या बोलिएगा? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा कि सूर्य का जो सतह है उसका तापमान कितना है, तो कहिएगा 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूछेगा सौर धब्बा या सौर कलंक का तापमान कितना होता है, 1500 डिग्री सेल्सियस। लेकिन आप सतह को कभी कभार एग्जाम में क्या होता है, सतह को भी फोटोस्फीयर बोल सकते हैं। इसको इंग्लिश नाम है फोटोस्फीयर, हिंदी में लिख देगा ऐसे करके, फोटोस्फीयर। फोटोस्फीयर या सतह दोनों एक ही चीज होता है। और आप देखोगे बीपीएससी में ये पूछ दिया था फोटोस्फीयर का तापमान कितना है, तो बच्चा पढ़ के गए थे सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस, लेकिन फोटोस्फीयर सतह को ही कहा जाता है। ठीक है। अगर नासा के अनुसार बात की जाए, जो हमारा फोटोस्फीयर होता है यानी सतह होता है, इसका तापमान की बात की जाए नासा के अनुसार तो 5500 डिग्री सेल्सियस। नासा का कहना है कि सूर्य का जो सतह है उनका तापमान कितना है, 5500 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है, तो इतना समझ गए आप लोग। तो हमने समझा कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट है, 71%, हीलियम आपको 26.5%, अन्य गैस 2.5%। तापमान की अगर बात की जाए तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस, सतह का तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। सतह को ही फोटोस्फीयर बोलते हैं, और क्या कहते हैं, सौर धब्बा या सौर कलंक का तापमान 1500 डिग्री सेल्सियस होते हैं। अब बात यह है क्या, सूर्य की आयु की बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट बनता है सूर्य की आयु। अगर सूर्य की आयु की बात की जाए तो 5 जो है आयु 5 बिलियन वर्ष है। ठीक है, 5 बिलियन वर्ष सूर्य की अगर आयु की बात की जाए तो आयु कितना है, 5 बिलियन वर्ष है। अब बात यह है कि पूछेगा सूर्य जो है किसकी परिक्रमा करता है, सूर्य किसकी परिक्रमा करता है, तो सूर्य जो है हमारा आकाश गंगा जो है, हमारी जो आकाश गंगा है, मंदाकिनी, मिल्की वे जिसको बोलते हैं, तो ये जो हमारी मंदाकिनी है, हमारी जो आकाश गंगा है, इसकी परिक्रमा सूर्य करता है। यानी ये जो सूर्य है ये आपको किसकी परिक्रमा करते हैं, आकाश गंगा। ये जो हमारी आकाश गंगा है इसकी परिक्रमा करते हैं ये सूर्य। ठीक है, अब कैसे सूर्य परिक्रमा करते हैं, घड़ी की सुई की विपरीत दिशा में, यानी एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आप कह सकते हैं पश्चिम से पूर्व की ओर। ये पूछेगा कि सूर्य जो है किसकी परिक्रमा करते हैं, तो आप बोलिएगा आकाश गंगा के केंद्र की, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं कौन, सूर्य करते हैं।
ये आकाश गंगा है, इसका जो सेंटर है इसकी परिक्रमा करते हैं सूर्य, और एंटी क्लॉकवाइज में ऐसे करके पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज में परिक्रमा करते हैं। तो कहने का अर्थ है सूर्य किसकी परिक्रमा करते हैं? आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं ना। अगर एक क्वेश्चन और पूछेगा कि यह परिक्रमा, एक परिक्रमा सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र की कितने समय में करता है, तो क्या बोलिएगा? 25 करोड़ वर्ष में। यानी आकाश गंगा का जो केंद्र है इसकी परिक्रमा सूर्य 25 करोड़ वर्ष में करता है। अगर परिक्रमा की बात की जाए, सूर्य जो है आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा तो 25 करोड़ वर्ष, ठीक है, इतना समय लेता है। तो ये सूर्य के बारे में बेसिक जानकारी थी। आइए इससे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो सूर्य के बारे में अभी तक हमने पढ़ा कि कितना लाख बराबर 1 बिलियन होगा सर? अच्छा, बिलियन की बात की जाए, मिलियन तो ये है, बिलियन होता है आपको शायद 100 वर्ष, 100 लाख बराबर 1 बिलियन। नहीं 100 लाख। एक बार गूगल सर्च कर लो, हम इस पे आपको 100% सही नहीं बता सकते, हम कंफ्यूजन में हैं। 1 बिलियन बराबर सर्च करो तो कितना लाख होता है? 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन बराबर क्या बता रहा है? 10 लाख बता रहा है। ऐसा हो ही नहीं सकता। 1 मिलियन बराबर 10 लाख, बिलियन बराबर सर 100 लाख बराबर होता है 1 बिलियन। 1 बिलियन आपको 10 लाख बताया? 100 लाख बराबर होता है। आपको अभी तो सर्च नहीं हुआ किया हुआ? 10,000 लाख। सर 10 लाख बराबर 1 बिलियन होता है सर। 10 लाख बराबर 1 बिलियन और 100 लाख बराबर 1 बिलियन। 10 लाख है 1 बिलियन, 10,000 लाख। वो नहीं देखो। पढ़िए तो बढ़िया से, कोई आदमी वेरीफाई करिए तो फिर बोलेंगे तो रिकॉर्ड हो जाएगा ना इसमें। 1 बिलियन कुल। आप ये लड़का बोलता है 100 लाख, आप बोलते हैं 10,000 लाख। नहीं सर, इसमें आया 1 बिलियन 100 करोड़। जैसे कि हम सब जानते हैं कि 1 बिलियन में 100 करोड़। लाओ लाओ तो मोबाइल हमको पकड़ो। सर यही तुम लोगों के भरोसे रहेंगे तो हो गया। 1 बिलियन में 100 करोड़ होते हैं, बिल्कुल सही है। जैसा कि हम सब जानते हैं 1 करोड़ में 100 लाख होते हैं, इसलिए 100 करोड़ में कुल 10,000 लाख होंगे। 100 करोड़ में 100 करोड़ में 10,000 लाख होंगे। 100 करोड़ 10,000 लाख। क्या चाहिए आपको? 1 बिलियन बराबर 10 लाख। मोबाइल नहीं गिरा दीजिएगा। देखिए पॉइंट अच्छा है। 10,000 लाख बिल्कुल सही, 10,000 लाख होता है। तो देखिए लाख में 10,000 लाख यहाँ पे बोल देते हैं। 1 बिलियन बराबर 1 बिलियन बराबर कितना होगा? 100 करोड़, 100 करोड़। और या आप बोल सकते हो लाख में 10,000। लीजिए। अगर बात की जाए सूर्य जो है किसकी परिक्रमा की जाए, अगर इसकी बात की जाए तो कहिएगा सूर्य जो है आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करते हैं। सूर्य जो है आपको आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करते हैं। आकाश गंगा की केंद्र की परिक्रमा करते हैं। सूर्य किसकी परिक्रमा करते हैं? और एक परिक्रमा आपको कितने वर्ष में पूरा करते हैं? जब एक परिक्रमा, तो कहिएगा एक पूरा परिक्रमा, मान्यता यहाँ से शुरू किया और ऐसे करके एक परिक्रमा पूरा करने में उसको लगता है
25 करोड़ वर्ष। एक परिक्रमा कितने समय में करता है? 25 करोड़ वर्ष में जो है करते हैं। तो सूर्य जो परिक्रमा करती है, किसकी परिक्रमा करती है? सूर्य आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करती है। तो किधर से किधर करता है? पश्चिम से पूर्व की ओर एंटी क्लॉकवाइज में करते हैं। यहाँ तक समझ में आ गया? तो इसको हम मिटा देते हैं ना। आइए इस और 1 बिलियन की बात की जाए। ये बिलियन वाली चर्चा कहाँ थी? नीचे में 5 बिलियन वर्ष। 5 बिलियन। अरे आयु की बात की जाए, अगर सूर्य के आयु की बात की जाए, आयु की बात की जाए, सूर्य की आयु तो कितना है? 5 बिलियन वर्ष। ठीक है, यहाँ पे है ना। अगर सूर्य की आयु की बात की जाए तो कितना है? 5 बिलियन। तो 1 बिलियन बराबर होता है कितना? 1 बिलियन बराबर 100 करोड़। तो 5 बिलियन बराबर 500 करोड़। या करोड़ या लाख में पूछे तो 10,000 लाख बराबर 1 बिलियन होता है। ये ध्यान रखिएगा। तो सूर्य के बारे में पढ़ रहे, जितना हम आपको अभी पढ़ाए हैं सारा के सारा अभी हम आपको, जब तक आप पूरा आपके दिमाग में बैठेगा नहीं तब तक हम आपको आगे नहीं बढ़ेंगे। तो सूर्य के बारे में पूरा आपको याद करके जाना है, यहाँ से दिमाग में सेट करके। तो अभी तक हमने जो पढ़ा है दोहरा लेते हैं। सूर्य के जो केंद्र हैं, केंद्र का तापमान की बात की जाए तो कितना डिग्री सेल्सियस? 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा सूर्य के सतह या फोटोस्फीयर भी इसी को कहते हैं, सतह को ही, उसका तापमान पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा नासा के अनुसार सूर्य के सतह का तापमान कितना होता है तो 5500 डिग्री सेल्सियस। अगर आपको पूछेगा कि सूर्य में सौर धब्बा या सौर कलम का तापमान बताइए तो क्या बोलिएगा? 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा सूर्य किसकी परिक्रमा करता है तो क्या बोलिएगा? आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है। एक परिक्रमा कितने वर्ष में पूरा करता है? 25 करोड़ वर्ष में एक परिक्रमा को पूरा करता है। अगर पूछेगा सूर्य की आयु कितने वर्ष है तो 5 बिलियन वर्ष। 1 बिलियन बराबर 100 करोड़ या 10,000 लाख भी बोल सकते हैं। यहाँ तक हमने पढ़ा है। अगर सूर्य में कहेगा हाइड्रोजन कितना परसेंट तो 71%, हीलियम 26 और अन्य गैस 2.5% होता है। अगर बात की जाए कि सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है तो क्या बोलिएगा? नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन में 2 छोटे छोटे नाभिक मिलकर और एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और ऊर्जा मुक्त करते हैं। आइए अब सूर्य के बारे में थोड़ा आगे जानने का प्रयास करते हैं। क्या होता है? सूर्य का जो प्रकाश है, सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी, ये हमारा मान लो पृथ्वी है। सूर्य का ऐसे क्वेश्चन पूछेगा, सूर्य का रंगीन प्रकाश जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव, और ये हमारा साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, तो कहेगा पृथ्वी पर सूर्य का रंगीन प्रकाश, ठीक है, सूर्य का रंगीन प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे पड़ती है तब उसे क्या कहा जाता है? और सूर्य का रंगीन प्रकाश जब पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पे पड़ती है तब उसे क्या कहा जाएगा? आइए जानते हैं। सूर्य का जब रंगीन प्रकाश पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे पड़ती है तो इसे बोलते हैं अरोरा बोरियालिस। अरोरा बोरियालिस। अरोरा क्या बोलते हैं? बोरियालिस। अगर पूछेगा क्या कि सूर्य का रंगीन प्रकाश पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव पर पड़ती है तो उसे क्या बोलेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ठीक है, अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे। ठीक है, तो सूर्य का रंगीन प्रकाश जब पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव पे पड़ती है तो उसे क्या बोलते हैं? अरोरा बोरियालिस। और दक्षिणी ध्रुव पे पड़ती है तो उसे क्या बोलेंगे? अरोरा ऑस्ट्रेलिस बोलेंगे। आइए अब जानते हैं, सूर्य के बारे में पढ़ रहे हैं तो थोड़ा सा सूर्य ग्रहण के बारे में भी जान ही लेते हैं कि सूर्य ग्रहण क्या होता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण कैसे होता है।
ये समझ के इसको मिटा देते हैं। देखिए सूर्य ग्रहण कैसे होता है, जब सूर्य, टॉपिक है हमारा सूर्य ग्रहण, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए, ध्यान से सुनिएगा, चंद्रमा आ जाए, सूर्य और पृथ्वी के बीच में अगर चंद्रमा आ जाए तो क्या होगा, तो ये हमारा सूर्य ग्रहण कहलाएगा। ध्यान से सुनिएगा, सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाता है। यानी सूर्य अपने स्थान पे है ही, लेकिन ये चंद्रमा जो है आपको ये बीच में आ जाता है। किसके बीच में, पृथ्वी और सूर्य के बीच। आपको पता है चंद्रमा जो है आपको पृथ्वी की परिक्रमा करती है, यानी कि ऐसे करके पृथ्वी की परिक्रमा कर रही है चंद्रमा। तो एक समय ऐसा आता है जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, सूर्य ग्रहण कहा जाता है। आया समझ में? अब सूर्य ग्रहण संबंधित थोड़ा सा पानी पिला दो यहाँ बोतल में। अब सुनिए सूर्य ग्रहण संबंधित और क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है। तो देखिए सूर्य ग्रहण पूछेगा कि आपको कब लगता है, तो सूर्य ग्रहण कब होता है, तो आप बोलिएगा सूर्य ग्रहण केवल प्रतिपदा। सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो बोलिएगा प्रतिपदा। प्रतिपदा, इसी को इंग्लिश में बोलते हैं न्यू मून डे, ठीक है, या अमावस्या भी बोल सकते हैं, या अमावस्या, अमावस्या, ठीक है। तो अमावस्या के समय जो है लगता है, ठीक है। तो कहेगा क्या कि सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो कहिएगा सूर्य ग्रहण प्रतिपदा के दिन लगता है, जिसको न्यू मून डे भी कह सकते हैं, या आप बोल सकते हैं अमावस्या के दिन भी जो है आपको सूर्य ग्रहण लगता है। समझे मेरा बात? तो सूर्य ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या के दिन जो है सूर्य ग्रहण लगता है, या न्यू मून डे, इसी को हिंदी नाम है प्रतिपदा के दिन। आया समझ में? अब बात यह है सूर्य ग्रहण जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण। ध्यान से सुनिएगा, एक होता है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब अब देखिए आंशिक सूर्य ग्रहण क्या होता है, जब सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कुछ ही भाग ढक पाए, यानी कुछ भाग ढक पाए, उसे क्या कहते हैं, आंशिक सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण, सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। एक होता है हमारा आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है हमारा पूर्ण सूर्य ग्रहण। जब सूर्य का कुछ ही भाग ढक जाए तो उसे क्या कहेंगे, आंशिक सूर्य ग्रहण। और पूर्ण सूर्य ग्रहण के बाद क्या होता है, सूर्य का पूरा भाग ढक जाता है तो उसे क्या कहते हैं, पूर्ण सूर्य ग्रहण। देखिए पूर्ण सूर्य ग्रहण में जो है सूर्य का जो फ्लेम होता है, ज्वाला होता है, ये केवल धधकते रहता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि ये तो पूरा पार्ट ढक गया है सूर्य का। तो जब पूर्ण सूर्य ग्रहण की घटना होती है, ध्यान से सुनिएगा, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण में एक घटना होता है जिसे क्या कहते हैं, डायमंड रिंग की घटना। डायमंड रिंग, डायमंड रिंग की घटना। तो पूछेगा डायमंड रिंग की घटना कब होती है, तो कहिएगा क्या, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। यानी ये हमारा सूर्य पूरी तरह से ढक जाता है और केवल इसका हमको ज्वाला जो है, ये फ्लेम जो है, ये धधकते हुए दिखाई देता है और ये एक रिंग की तरह दिखाई देता है। इसे ही डायमंड रिंग की घटना कहा जाता है, क्योंकि ये एक अंगूठी की तरह, रिंग की तरह दिखाई देगा हमको। तो डायमंड रिंग की घटना कब होती है, पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। सूर्य ग्रहण कितने प्रकार के, दो प्रकार के, एक आंशिक सूर्य ग्रहण और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण। अब सवाल खड़ा होता है कि सूर्य ग्रहण के समय जो होता है पृथ्वी पे कौन सा जो है पराबैंगनी किरण निकलती है या आती है, यानी कि जो रेडिएशन निकलता है सूर्य ग्रहण के समय, तो कहा जाता है कि हमको बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है, कारण यह है कि सूर्य ग्रहण के समय जो है
कोरोना या किरीट नाम के, कोरोना या किरीट नाम के, ध्यान से सुनिएगा, कोरोना या किरीट नाम का जो रेडिएशन होता है, कोरोना या किरीट नाम का रेडिएशन ये पृथ्वी पे आती है, जो बहुत ही खतरनाक होता है, जो हमारे शरीर के जो कोमल अंग होते हैं उसके लिए जो है हानिकारक होता है। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए, सूरज की ओर नहीं देखना चाहिए, क्योंकि हमारा आंख जो होता है बहुत कोमल अंग है हमारे शरीर का, जिसपे जो है ये रेडिएशन बहुत जल्दी खतरा पहुंचा देते हैं और हमारा आंख जो है डैमेज होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। और ये सूर्य ग्रहण के समय कोरोना या जो किरीट नाम का रेडिएशन निकलता है, ये आपको मनुष्य और जीव जंतु के लिए भी काफी खतरनाक होती है। ठीक है, ये काफी खतरनाक होता है। अब पूछेगा क्या कि सूर्य ग्रहण जो होता है, सूर्य ग्रहण वो कितने समय के लिए लग सकता है? एक सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय के लिए लग सकता है? तो 8 मिनट के लिए जो है आपको सूर्य ग्रहण, ज्यादा से ज्यादा सूर्य ग्रहण 8 मिनट के लिए। लेकिन आप देखोगे हमारे ज्योतिष लोग जो है न्यूज पे आपको बताते हैं आज आधा घंटा का सूर्य ग्रहण रहेगा, या आप 1 घंटा घर से बाहर ना निकले, आप सूर्य ग्रहण के समय स्नान कर ले, ऐसा बोला जाता है ना। ये ऐसा कुछ बात नहीं है। ये जो रेडिएशन है ना निकलता है, वो रेडिएशन जो है जो मनुष्य के लिए हानिकारक होता है या अन्य जीव के लिए, जो पृथ्वी पर आती है, हो सकता है आप जो है उस समय में बाहर निकले हो, रेडिएशन के प्रकोप में थोड़ा आगे हैं, तो वो नहाने से, स्नान करने से होता क्या, वो रेडिएशन हो सकता है कुछ समाप्त हो जाए कुछ हद तक, इसीलिए ये परंपरा है और कुछ विशेष नहीं है। बाकी सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट के ही लिए लग सकता है। 8 मिनट से ज्यादा इसलिए नहीं लगेगा कि 8 मिनट के बाद ग्रह जो है अपने स्थान में परिवर्तन ला जाता है, यानी सूर्य जो है या चंद्रमा या सूर्य, ये दोनों अपना स्थान चेंज कर लेगा 8 मिनट के बाद। तो सूर्य ग्रहण ज्यादा से ज्यादा आपको 8 मिनट के लिए लग सकता है, और 8 मिनट के बाद चूंकि ग्रह अपना स्थान चेंज कर लेता है, इसके कारण जो है सूर्य ग्रहण 8 मिनट के बाद समाप्त हो जाती है। बाकी इसका प्रकोप जो है कुछ समय तक जो है रहता है, कुछ घंटा तक रहता है। तो इसलिए कहा जाता है सूर्य ग्रहण के समय जो है आप घर से बाहर नहीं निकलिएगा, क्योंकि कोरोना या किरीट नाम का रेडिएशन जो है हमारे पृथ्वी पे सूर्य से निकल के आते हैं। ठीक है, ये रेडिएशन जो होता है बहुत खतरनाक होता है। प्रवैग्निक किरण जो होता है कोरोना या किरीट नाम का, ये बहुत खतरनाक होता है सभी जीव जंतु के लिए। ठीक है, और यहाँ तक कहा गया है कि जितने भी गर्भवती महिला होती है उनको सूर्य ग्रहण के समय बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि उसका रेडिएशन उसके बच्चे पे ज्यादा इफेक्ट ला देते हैं। अब बात यह है कि सूर्य ग्रहण हम समझ गए, सूर्य ग्रहण कब होता है, आपको पूछेगा कब लगता है, तो कहिएगा प्रतिपदा यानी न्यू मून डे के दिन। प्रतिपदा का इंग्लिश है न्यू मून डे। सब पानी बदल दीजिए। अगर आपसे पूछेगा, या अमावस्या भी बोल दीजिएगा, आपको पूछेगा सूर्य ग्रहण कितने प्रकार का होता है, तो क्या बोलिएगा? 2 प्रकार के। कौन कौन? आंशिक सूर्य ग्रहण और एक होता है पूर्ण सूर्य ग्रहण। आंशिक सूर्य ग्रहण कब, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब लगता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण जब सूर्य का पूरी भाग ढक जाए तो उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं, और आंशिक सूर्य ग्रहण जब सूर्य का कुछ ही भाग जो है ढक जाए तो उसे क्या कहते हैं? आंशिक सूर्य ग्रहण। चलिए, अब आता है कि जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो इस घटना को क्या कहते हैं? पूर्ण सूर्य ग्रहण डायमंड रिंग की घटना कहते हैं, और इसे ही जो है हीरक बलय भी कह सकते हैं। डायमंड रिंग की घटना, और आपको एग्जाम में बीपीएससी में फिर पूछ दिया था हीरक बलय की घटना कब होती है। अब हीरक बलय जो नहीं जानना है वो गलत करके आ जाएंगे, सोचेंगे सर छोड़ दिए थे, ये तो पढ़े हुए नहीं किए थे। तो हीरक बलय को ही डायमंड रिंग की घटना कहते हैं, हीरक बलय, हीरक बलय। तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय जो है आपको डायमंड रिंग की घटना होती है, इन्हीं को जो है हीरक बलय कहा जाता है। मतलब जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाए उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। ज्यादा से ज्यादा आपको सूर्य ग्रहण 8 मिनट के लिए ही जो है लग सकता है। 8 मिनट के बाद जो है ग्रह अपनी स्थान को चेंज कर लेती है, जिसके कारण सूर्य ग्रहण समाप्त हो जाता है। और कहेगा डायमंड रिंग की घटना कब होती है, तो हमेशा
पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय। चलिए अगला पेज। तो हमने अभी सूरज के बारे में पढ़ लिया कि सूरज एक बार दोहरा लेते हैं जितना पढ़े हम लोग। हमने पढ़ा कि सूर्य जो है, सूर्य का जो केंद्र होता है, केंद्र का तापमान की बात की जाए तो 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस। अगर पूछेगा कि सूर्य के सतह या फोटोस्फीयर भी बोल सकते हैं, उसका तापमान पूछेगा तो 6000 डिग्री सेल्सियस। अगर कहेगा सूर्य का जो सौर कलक या सौर धब्बा का टेम्परेचर पूछेगा तो 1500 डिग्री सेल्सियस। अगर ये क्वेश्चन पूछ दे कि नासा के अनुसार जो फोटोस्फीयर होता है यानी सतह जो होता है, उनका तापमान कितना होगा तो 5500 डिग्री सेल्सियस। अगर आपसे पूछेगा कि सूर्य में हाइड्रोजन कितना परसेंट होता है, 71%। और आप एक चीज ये भी याद रखिएगा कि हमारा जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी है, इसमें 71% 71% भाग पे जल है। हीलियम 26.5% और अन्य गैस। अगर आपको ये पूछा जाए कि आपको सूर्य जो है किसकी परिक्रमा करती है, आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करती है। और एक परिक्रमा कितने वर्ष में पूरा करती है? 25 करोड़ वर्ष में करती है। ठीक है। सूर्य जो है परिक्रमा किधर से किधर करती है? पश्चिम से पूर्व की ओर, यानी एंटी क्लॉकवाइज में ना। अगर आपको पूछेगा सूर्य की आयु कितना वर्ष है तो 5 बिलियन वर्ष सूर्य की आयु। ठीक है ना, 5 बिलियन। अगर आपसे पूछा जाएगा कि सूर्य ग्रहण कैसे लगता है, कब होता है, सूर्य ग्रहण की घटना कब होती है, तो क्या बोलिएगा? जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाती है तो सूर्य ग्रहण लगता है। अच्छा, सूर्य ग्रहण किस दिन लगता है? अमावस्या या प्रतिपदा। प्रतिपदा को इंग्लिश में कहते हैं न्यू मून डे। उस दिन जो है आपको सूर्य ग्रहण लगता है। सूर्य ग्रहण 2 प्रकार का होता है, एक आंशिक और एक पूर्ण सूर्य ग्रहण होता है। आंशिक सूर्य ग्रहण आपको जब सूर्य का कुछ ही भाग ढक जाए तो उसे आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब सूर्य का पूरा भाग ढक जाए उसे पूर्ण सूर्य ग्रहण कहते हैं। पूर्ण सूर्य ग्रहण जो होता है, इस पूर्ण सूर्य ग्रहण के जब लगता है, इसे ही डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। जब सूर्य पूरी तरह से ढक जाए यानी पूर्ण सूर्य ग्रहण को ही डायमंड रिंग की घटना कहते हैं। और जब डायमंड रिंग की घटना को ही हीरक वलय कहा जाता है। कहेगा हीरक वलय की घटना कब होती है, तो पूर्ण सूर्य ग्रहण के समय होता है। अगर आपसे ये पूछा जाए क्वेश्चन कि सूर्य ग्रहण अधिकतम कितने समय के लिए लगता है, तो 8 मिनट के लिए लगता है। तो सूर्य के बारे में जो बेसिक जानकारी थी हमने पढ़ लिया। सूर्य में ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय, यानी हाइड्रोजन हीलियम में बदलता है और ऊर्जा मुक्त करता है। इतना हमने पढ़ा है। आइए अब जानते हैं सूर्य के बाद हमारा अगला जो ग्रह है, इसके बारे में जानने का थोड़ा सा देखिए। सूर्य ग्रहण तो हम समझ गए, थोड़ा सा चंद्र ग्रहण भी जान लेते हैं यहीं पे। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो देखिए सूर्य अपने जगह पे रहेगा और ये पृथ्वी यहाँ पे आ जाएगी, यानी पृथ्वी आ जाएगी बीच में और चंद्रमा आ जाएंगे साइड में। तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाए तो चंद्र ग्रहण। तो आप कंसेप्ट याद रखिएगा, चंद्र ग्रहण पूछेगा तो बीच में आ जाएगा पृथ्वी, चंद्र ग्रहण पूछेगा तो बीच में आ जाएगा पृथ्वी, और सूर्य ग्रहण पूछेगा तो बीच में आ जाएगा चंद्रमा। सूर्य अपने स्थान पे है, ये नहीं चेंज होगा। तो ये कंसेप्ट है याद करने के लिए। आइए अब जानते हैं बुध। अब सभी 8 सूर्य के बारे में जान लिए। हमारे जो सौर मंडल का मुखिया है उनके बारे में हमने जान लिया। अब जानने का प्रयास करते हैं ये जो 8 ग्रह हैं, इस 8 ग्रह के बारे में। सबसे पहले हम जो सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह हैं, जिनका नाम है बुध, इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं।
ठीक है। ये जो बुध है ये हमारे सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह। पहला क्वेश्चन, पहला पॉइंट बनता है बुध के बारे में। बुध जो है पृथ्वी सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक है। और सबसे छोटा है। पूछेगा कि बुध कहाँ स्थित है तो कहिएगा बुध जो है सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है। ठीक है, गोवा तुम अपडेट कर रहे हो तो हाँ, तो दिमाग को पूरा कंट्रोल करके ना करोगे। अभी पढ़ाने वो टॉपिक न निकालोगे जो हो गया। हाँ, ये सूर्य छोड़ दिए हैं इसलिए ये दूसरा टॉपिक का पार्ट है, पृथ्वी की गतियां पढ़ाएंगे तब, इसलिए आप लोग कंफ्यूजन में होंगे कि हमको पूरा याद है, इसको हम छोड़ रहे हैं। एक पॉइंट था वो हम आपको पढ़ाएंगे, जो पृथ्वी की गतियां हैं वहां पर ये पॉइंट अच्छा से सेट खाता है और वहां पे आपको अच्छा से समझ में आएगा। तो घबराइएगा नहीं कि सर छोड़ दिए, छोड़े नहीं है इसको। आइए बुध के बारे में थोड़ा जानते हैं। तो बुध जो है सबसे पहला पॉइंट बनता है कि बुध जो है आपको सूर्य के सबसे नजदीक स्थित ग्रह है, सूर्य के सबसे नजदीक में है, ये पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बनता है ये जो बुध है ये 8 ग्रह में से सबसे छोटा ग्रह है। 8 ग्रह में से सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। और इनका अगर उपग्रह की बात की जाए तो इनका कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। बुध जो है आपको सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेती है। बुध जो है आपको सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कर लेती है। तो कहे अगला पॉइंट बनता है सबसे कम समय, सबसे नजदीक है इसलिए सबसे कम समय में, कम समय में, सबसे कम समय में कर लेता है, यानी कि 88 दिन में कर लेता है। ये 88 दिन में एक परिक्रमा पूरा कर लेता है। और सूर्य बुध जो है इसमें अगला पॉइंट बनता है, इसमें चुंबकीय क्षेत्र यानी मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, चुंबकीय फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। ठीक है। अगर तापमान की बात की जाए, बुध का तापमान की बात की जाए, टेम्परेचर की बात की जाए तो इसका तापमान कितना है? 600 डिग्री सेल्सियस। अब इसमें थोड़ा सा अंतर है, ध्यान से सुनिएगा। आपके एग्जाम में पूछेगा बुध का तापांतर कितना है, ताप का अंतर पूछ रहा है। तो देखिए दिन में टेम्परेचर रहता है आपको 173 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस। और रात में आपको रहता है आपको कितना? सॉरी, दिन में मिस्टेक हो गया, मिस्टेक हो गया। दिन में 427 डिग्री सेल्सियस और रात में माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस। और तापांतर मतलब होता है ताप का अंतर, अंतर मतलब होता है घटाव। तो ये दोनों को हम घटाएंगे, माइनस करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, घटने के जगह पे जुटे जाएगा, इसलिए 427 से 173 हो गया आपको 600 डिग्री सेल्सियस। इसलिए कहा जाता है, ये पूछेगा तापांतर पूछ देगा, तापांतर ताप का अंतर, तो कहिएगा 600 डिग्री सेल्सियस। ठीक है। तो बुध का अगर पूछेगा दिन में तापमान कितना होता है तो 427 डिग्री सेल्सियस और रात की बात की जाए तो माइनस में 173 डिग्री सेल्सियस चला जाता है ताप। अगर पूछेगा आपको एक इंपॉर्टेंट और पॉइंट बनता है यहाँ से, ये जो हमारा बुध है ये बुध सूर्य के निकलने से लगभग 2 घंटे पहले दिखाई दे देते हैं। ठीक है। बुध जो है सूर्य के निकलने से, सूर्य के निकलने 2 घंटे पहले दिखाई दे देते हैं। ठीक है। सूर्य जो है आपको, बुध जो है सूर्य के निकलने से 2 घंटे पहले दिखाई दे देते हैं। अगर बुध और सूर्य के मध्य दूरी की बात की जाए, सूर्य और बुध के बीच का दूरी कितना है तो क्या बोलिएगा? 58 मिलियन प्रकाश वर्ष, ये 58 मिलियन किलोमीटर हम बोल सकते हैं, 58 मिलियन किलोमीटर है। ठीक है। इतना ही पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। तो हमने बुध के बारे में अभी पढ़ा कि बुध जो है आपको सबसे पहले बात यह है कि सबसे छोटा ग्रह है। ठीक है। 8 ग्रह में से सबसे छोटा ग्रह क्या है? बुध है। अब
ये सूर्य के सबसे नजदीक पाए जाते हैं, और नजदीक पाए जाते हैं इसीलिए ये सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं। 88 दिन में जो है सूर्य की एक परिक्रमा करते हैं। और बुध में जो होता है एक चुंबकीय फील्ड पाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता है, चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। बुध और सूर्य की जो डिस्टेंस है, दूरी है 58 मिलियन किलोमीटर है, ठीक है। और बुध का जो है कोई उपग्रह नहीं है, और बुध जो है सूर्य के निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई देने लगता है। तो बुध के बारे में हमको इतना ही पॉइंट दिमाग में रखना है। एग्जाम के लिए अगर पूछेगा, बुध से क्वेश्चन पूछेगा तो आपको क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ठीक है। तो बुध के बारे में आपने जान लिया। अब हम लोग जानने का प्रयास करेंगे बुध के बाद अगला जो है शुक्र के बारे में। तो इससे पहले आप लोग तब तक कोई एक व्यक्ति बुध के बारे में बोलिए, शुक्र के बारे में जब तक लिख रहे हैं। बताइए बुध के बारे में, आप बताइए, तो आप ही बताइए बुध के बारे में पूछिए। हाँ, ये क्या कहते हैं, क्या सबसे नजदीक ग्रह है? हाँ सूर्य के नजदीक है, ये सबसे छोटा ग्रह है। बिल्कुल और सही। ये रात को -173 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, और दिन में? सुबह को दिन में दिन में 27 जी, हाँ, very good। दोनों को जोड़ करके 600 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और इसका उपग्रह कोई नहीं है। और बुध पे जो है चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है, सबसे कम समय और ये आपको बहुत कम समय, सबसे कम 8 ग्रह में सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कर लेते हैं, क्योंकि ये सूर्य के नजदीक है। बिल्कुल सही। आइए जानते हैं हम अब शुक्र के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। शुक्र के बारे में देखिए, शुक्र के बारे में पहले अगर क्वेश्चन आता है, शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है ना जी। सूर्य के बाद क्या आता है? पृथ्वी। तो बात यह है कि शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। सूर्य जो है आपको पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, जो कि बीच में एक ग्रह आ जाता है बुध, ठीक है। तो पूछेगा कि पहला पॉइंट बनता है शुक्र के बारे में कि शुक्र जो है पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह, पृथ्वी के सबसे निकट स्थित ग्रह है। अगर दूसरा पॉइंट बनता है शुक्र के बारे में तो ये सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। अगर शुक्र की बात की जाए तो यह चमकीला और गर्म ग्रह इसे कहा जाता है, ठीक है। चमकीला और गर्म ग्रह, चूंकि गर्म इसलिए है कि कार्बन डाइऑक्साइड की जो मात्रा होती है, CO2 की मात्रा कितना परसेंट है? 98% है यहाँ पे। अगर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना परसेंट? 98% है। और जहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा ज्यादा बढ़ेगी तो ऑटोमेटिक बात है गर्मी आपको लगेगा। जैसे आप अभी ठंडी मौसम आ गया है और आप देखते हैं जब ठंडा लगता है तो कम्बल हम लोग पूरा मुंह तो ढक लेते हैं। अब मुंह जब ढक लेते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड जो हम सांस के माध्यम से छोड़ते हैं वो कम्बल के अंदर रह जाता है और जल्दी गर्मा जाते हैं हम लोग। यही कारण है, कार्बन डाइऑक्साइड जहाँ पे बढ़ा वहां पे जो है गर्मी ज्यादा लगेगा। अब बात कहेगा कि सूर्य जो है आपको गर्म क्यों है, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% यहाँ पे है। इसे चमकीला या गर्म ग्रह भी कह सकते हैं। अगर अगला पॉइंट बनता है कि इसे जो है आपको भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। यानी शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा भी बोल सकते हैं। सांझ का तारा बोल सकते हैं या पृथ्वी की भगिनी भी बोल सकते हैं। भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की भगिनी भी बोल सकते हैं। भगिनी भगिनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आकार और घनत्व की दृष्टि से आपको पृथ्वी के समान ही दिखाई देता है। अगर ये बात भगिनी इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये आकार और घनत्व डेंसिटी की दृष्टि से जो है आपको पृथ्वी के जो है आपको
पृथ्वी के समान ही जो है दिखाई देता है। तो इसलिए पृथ्वी की भगिनी या जुड़वा बहन भी बोल सकते हैं। तो आपको पूछेगा शुक्र को जो है भोर का तारा, सांझ का तारा या पृथ्वी की भगिनी या जुड़वा बहन, ये सारा चीज आप शुक्र को कह सकते हैं। ठीक है। शुक्र और अरुण, यहां एक बहुत विविध पॉइंट बनता है। शुक्र और अरुण, ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की जो परिक्रमा करती हैं। ये जो शुक्र की परिक्रमा करती है, सॉरी सूर्य की परिक्रमा करती है, ये आपको क्लॉकवाइज में करता है। क्लॉकवाइज का मतलब होता है घड़ी का दिशा, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। ये दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की जो परिक्रमा करती है, शुक्र और अरुण, दो ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की जो परिक्रमा करती है पूर्व से पश्चिम की ओर। पूर्व से पश्चिम की ओर परिक्रमा करता है, इसलिए इसे जो है आपको, ये दोनों ग्रह जो है शुक्र और अरुण पूर्व से पश्चिम, इसलिए इसे क्लॉकवाइज कर सकता है। ये आपको सूर्य की परिक्रमा क्लॉकवाइज में करती है। तो दो ऐसे ग्रह हैं शुक्र और अरुण जो किसकी परिक्रमा, सूर्य की परिक्रमा पूरब से पश्चिम की ओर करती है। तो याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछेगा निम्नलिखित में से कौन ऐसे ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करती हैं। तो शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण जो है, बाकी इसके अलावा 6 ग्रह जो है पश्चिम से पूर्व की ओर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है। अगला पॉइंट, अगला पॉइंट ये बनता है, अगर तापमान की बात की जाए तो 400 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान रहता है। अगर टेम्परेचर की बात की जाए, तापमान की बात की जाए तो 400 डिग्री सेल्सियस इसका तापमान होता है। अगर इसका उपग्रह की बात की जाए तो इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। उपग्रह आपको इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। ठीक है। तो इतना पॉइंट जो है आपको इम्पोर्टेंट है। किसके बारे में, शुक्र के बारे में। आइए दोहराते हैं थोड़ा एक बार, शुक्र के बारे में हमने क्या पढ़ा। तो शुक्र जो है आपको सबसे पहला पॉइंट, पृथ्वी के सबसे नजदीक है स्थित ग्रह है। अगर पूछेगा कि शुक्र को चमकीला या किस ग्रह को चमकीला या गर्म ग्रह कहा जाता है, तो शुक्र को चमकीला या गर्म इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 98% है, सबसे ज्यादा है। भोर का तारा या सांझ का तारा भी कह सकते हैं शुक्र को। इसे पृथ्वी की भगिनी या जुड़वा बहन भी कह सकते हैं, क्योंकि ये आकार और घनत्व की दृष्टि से पृथ्वी के समान ही है, इसलिए पृथ्वी की भगिनी या जुड़वा बहन भी इसे कह सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमने, और शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर सूर्य की परिक्रमा करता है ना। भोर का तारा क्यों कहा जाता है? भोर का ये तारा या सांझ का तारा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये पृथ्वी के समान ही है, पृथ्वी के समान इसकी आकृति, घनत्व, ये सारा चीज दिखाई देता है। और ये जो है आपको ज्यादा चमकीला या गर्म है। ठीक है। सबसे ज्यादा चमकीला शुक्र है। आइए तापमान की बात की जाए तो मिटा दे, तो हमने अभी पढ़ा बुध, फिर शुक्र और अगला पृथ्वी पढ़ेंगे हम लोग। आइए जानते हैं थोड़ा पृथ्वी के बारे में। देखिए पृथ्वी जो है इसे नीला ग्रह कहा जाता है। पहला पॉइंट बनता है पृथ्वी के बारे में, इसे जो है नीला ग्रह कहा जाता है। पहला पॉइंट, पृथ्वी को जो है आप नीला ग्रह कह सकते हैं क्योंकि ये अंतरिक्ष से देखने पर नीला दिखाई देता है। ठीक है। अगर बात की जाए आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान क्या है, तो क्या बोलिएगा, 5वां स्थान है। 5वां स्थान है। ये आकार की दृष्टि से पृथ्वी का स्थान 5वां स्थान है। अगर अगला पॉइंट बनता है कि ये अपने अक्ष पे, अक्ष की बात की जाए
अक्ष पे कितना डिग्री झुका हुआ है, या कितना डिग्री का कोण बनाता है, तो साढ़े 23 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है। अगर आपको ये पूछेगा कि पृथ्वी अपने कक्षा तल से कितने डिग्री का कोण, कक्षा तल से, तो बोलिएगा 66.5 डिग्री का एंगल बनाता है, कोण बनाती है। अब अगला पॉइंट बनता है पृथ्वी का झुकाव। पृथ्वी के झुकाव और परिभ्रमण काल से क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है। पृथ्वी का झुकाव और परिभ्रमण के कारण क्या होता है, ऋतु का परिवर्तन होता है। परिभ्रमण के कारण ऋतु का परिवर्तन, मौसम का परिवर्तन होता है, ऋतु परिवर्तन। ठीक। तो ऋतु का परिवर्तन पृथ्वी का झुकाव और परिभ्रमण के कारण होता है। पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका हुआ है, जिसके कारण जो है आपको और परिभ्रमण भी करते हैं, जिसके कारण ऋतु का परिवर्तन होता है। ऋतु परिवर्तन इसलिए होता है। अगर आपको पूछेगा कि पृथ्वी का क्या कोई उपग्रह है, तो है, इसका एक उपग्रह है, इसका एक उपग्रह है जिसका नाम क्या है, चंद्रमा इसका उपग्रह है। पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है। अब बात की जाए कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना % भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का आप केवल ये जो पृथ्वी है, मान लेता है ये चंद्रमा है, तो इसका केवल ये हुआ 50%, यानी यहाँ से थोड़ा और ले लीजिए, यहाँ तो 57% भाग को आप जो है पृथ्वी से चंद्रमा को देख सकते हैं। 57% भाग को देख सकते हैं। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा 57% आप देख सकते हैं। आइए अगला। तो पृथ्वी को क्या कहा जाता है, नीला ग्रह कहा जाता है। आकार की दृष्टि से तो 5वां स्थान है। अगर बात की जाए पृथ्वी अपने अक्ष पे कितना डिग्री झुका है, 23.5 डिग्री। कक्षा तल की बात की जाए तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। अगर बात की जाए जो ऋतु परिवर्तन क्यों होता है, पृथ्वी अपने अक्ष पे, यहाँ देख रहे हैं, देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे झुका है, ये जो थोड़ा झुका हुआ है ना, ये कितना डिग्री झुका हुआ है, 23.5 डिग्री। कक्षा तल की बात की जाए, जिस कक्षा पर वो परिक्रमा करते हैं सूर्य की, ऐसे करके सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो ये आपको कक्षा तल की बात की जाए तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है। अब क्वेश्चन बनता है एक कि पृथ्वी का कोई उपग्रह है, तो है, एक उपग्रह है, चंद्रमा है। चंद्रमा के बारे में भी हम पढ़ेंगे। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी जो है शुक्र के समान है। ठीक है, आकार और बनावट की दृष्टि से देखा जाए तो पृथ्वी शुक्र के समान है, और ये सूर्य से लगभग 149.6 मिलियन किलोमीटर, 149.6 मिलियन किलोमीटर है। अगर बात की जाए पृथ्वी और सूर्य की डिस्टेंस की बात की जाए तो आप क्या बोलिएगा, 149.6 मिलियन किलोमीटर, मिलियन किलोमीटर। अब एक सबसे जो इंपॉर्टेंट पॉइंट बनता है, ध्यान से सुनिएगा। ये अपने अक्ष पे पश्चिम से पूर्व की ओर परिक्रमा करते हैं, और ये परिक्रमा का जो चाल है, स्पीड है, वो 1610 किलोमीटर पर घंटा है, किलोमीटर पर घंटा। इस स्पीड से तय करती है, और 23 घंटा 56 मिनट, 23 घंटा 56 मिनट 4 सेकेंड, एक चक्कर पूरा लगा लेते हैं। ठीक है, तो 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में एक परिक्रमा, सूर्य की एक परिक्रमा जो है लगा लेते हैं। तो कहने का अर्थ ये है, सूर्य की नहीं, मिस्टेक हो गया, कि कहने का अर्थ है ये अपने अक्ष पे, मिस्टेक हो गया बोलने में, सूर्य, ये जो हमारी पृथ्वी है, ये अपने अक्ष पे ये 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में, मान लेते यहाँ से चलना शुरू हुआ था, तो आप ऐसे करके एक बार पूरा घूम गया, यानी एक परिक्रमा कर लिया, तो कितना, 23 घंटा 56 मिनट और 4 सेकेंड में जो है एक परिक्रमा करती है।
और जब एक परिक्रमा पूरा कर लेती हैं तो परिक्रमा करने के कारण ये दिन और रात होता है। ठीक है, तो इतना हमने पढ़ा है। तो पृथ्वी के बारे में आपको इतना चीज ध्यान, पृथ्वी की गति आप पढ़ेंगे तो और डिटेल से जानेंगे इसके बारे में। तो पृथ्वी के बारे में इतना याद रखना है कि पृथ्वी अगर देखा जाए आकार की दृष्टि से 5वां स्थान है। पृथ्वी जो है आपको इसे नीला ग्रह पृथ्वी को कहा जाता है। ये अपने अक्ष पे 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कक्षा तल की बात किया जाए तो 66.5 डिग्री झुका हुआ है। पृथ्वी का झुकाव और परिभ्रमण के कारण ही ऋतु का परिवर्तन होता है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है जिसे चंद्रमा कहते हैं। और सूर्य और पृथ्वी के जो बीच का डिस्टेंस है 149.6 मिलियन किलोमीटर। अगर बात की जाए कि इसका स्पीड का, ये अपने अक्ष पे किस स्पीड से परिक्रमा करती है तो 1610 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से परिक्रमा करती है। जब हम इसका पृथ्वी पर लिए तो इसका एक उपग्रह है चंद्रमा। तो चंद्रमा को थोड़ा देख ही लेते हैं, इसके बाद हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो चंद्रमा के बारे में जानने का प्रयास करते हैं। समझ में आ रहा है? ठीक है, वो तो अब पूरा पढ़ाएंगे, इसके बाद पता चले भूल गए आप। भूलने नहीं देंगे, फिर से दोहराएंगे। जितना पढ़ाए हैं इसको बारी बारी से दोहराएंगे। थोड़ा पानी का बोतल लाइए। आगे बढ़ो थोड़ा। वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है ना? रुका नहीं रहा है? अच्छा, आइए मंगल ग्रह के बारे में जानते हैं। सॉरी, मंगल कहा गया, चंद्रमा के बारे में देखा नहीं। चंद्रमा की बात अगर की जाए तो चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा करती है। चंद्रमा किसकी परिक्रमा करती है? पहला पॉइंट बनता है, ये पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं। पृथ्वी की परिक्रमा। और इसका जो परिक्रमण और घूर्णन काल होता है, दोनों जो है आपको कितना? 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन और 8 घंटे। ठीक है, तो इसका परिक्रमण और घूर्णन समय जो होता है वो 27 दिन और 8 घंटे का होता है। अगला पॉइंट बनता है, ध्यान से सुनिएगा। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में कितना समय लगेगा? 1 मिनट 3 सेकेंड। ठीक है, 1 मिनट 3 सेकेंड। ध्यान से सुनिएगा। अगर बात की जाए चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी पर कितना समय में आता है तो 1 मिनट 3 सेकेंड। अगर बात की जाए सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितना मिनट में आती है? 8 मिनट। आप अप्रोक्स में याद रखना, 8 मिनट। उससे प्लस रहे तो अच्छी बात है। ठीक है,
प्लस भी थोड़ा हो सकता है, 16 सेकंड भी कहीं रहेगा, 20 सेकंड भी रहेगा। लेकिन चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी जो आती है पृथ्वी पे, इनका कोई अपना प्रकाश होता है चंद्रमा का? नहीं, ये सूर्य की प्रकाश से चमकता है और रिफ्लेक्स होकर पृथ्वी पे प्रकाश को भेजती है। तो 1 मिनट 3 सेकंड में। अब अगला पॉइंट बनता है, चंद्रमा पर जो है धूल का मैदान को शांति सागर कहते हैं, और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय होता है। यानी आप ऐसे भी बोल सकते हो, चंद्रमा का वैसा भाग जहां सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंच पाती है, उसे क्या कहा जाता है? बहुत कम पहुंचती है, उसे आपको धूल का सागर या शांति सागर भी कह सकते हैं। चंद्रयान 3 जो है चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पे लॉन्च किया है ना, उतरा है ना, तो दक्षिणी ध्रुव पे जो है लैंड किया है। और बात यह है कि वहां पे आप देखोगे कि 14 दिन तक कहा कि काम होगा तो होगा, नहीं इसके बाद जो है वहां पे पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो चंद्रमा का जो दक्षिणी ध्रुव है वो अंधकारमय होता है, वहां सूर्य की प्रकाश बहुत कम जाती है, कई दिनों तक सूर्य का प्रकाश वहां नहीं पहुंच पाता है, जिसके कारण इसे जो है अंधकारमय पूरा हो जाता है। इसे धूल का सागर या शांति सागर कहते हैं। तो चंद्रमा पे धूल के मैदान एक है, धूल के मैदान जो है चंद्रमा के पिछली सतह जो है ना, उसे धूल का मैदान कह सकते हैं ना। तो चंद्रमा पर धूल का मैदान को शांति सागर कहते हैं। जो धूल का मैदान है चंद्रमा पे, उसे क्या कहते हैं? शांति सागर कहते हैं, शांति सागर कहते हैं। और बात यह है, यह शांति सागर क्या है? तो चंद्रमा का ये पिछला भाग है, ये शांति सागर वाला जो पार्ट है, पिछला भाग है जहां पे पूरा अंधकारमय होता है, यहाँ पे सूर्य की प्रकाश बहुत कम जाती है। चंद्रयान 3 वहीं पे जो है लैंड किया है। अब बात की जाए कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहा जाता है? ध्यान से सुनिएगा, अगला पॉइंट बनता है, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट नजदीक रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? सुपर मून। ध्यान से सुनिएगा, सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे नजदीक रहता है तो इसे क्या कहा जाता है? सुपर मून। और एक होता है हमारा क्या? ब्लू मून। एक होता है हमारा, अरे बुआ एक्टिव रहो ना, सोए हो। निकट जब रहे तो उसे क्या कहते हैं? सुपर मून। एक होता है ब्लू मून। ब्लू मून कब होता है? जब एक ही महीना में 2 का तुम्हारा ध्यान नहीं है पढ़ाई पे, हम समझ गए कि तुमको पता रहता अभी हम क्या पढ़ा रहे हैं, कहाँ पे जाना है, इसका मतलब तुमको पता नहीं है क्या चल रहा है। सुपर मून कहाँ लिखा है तुमको ये पता नहीं है, तुम एक्टिव नहीं हो, कहीं और ध्यान है तुम्हारा। चलिए, सुपर मून होता क्या है? तो सुपर मून जब चंद्रमा जो है, अच्छा बताओ सुपर मून किसको कहते हैं? बताओ। बताओ, ध्यान ही नहीं था तुम्हारा और कहीं ध्यान नहीं। बताइए आप, सुपर मून किसको कहते हैं? पृथ्वी के सबसे, जब चंद्रमा सबसे निकट आए तब उसे सुपर मून कहते हैं। पृथ्वी के जब सबसे निकट रहता है चंद्रमा, तब उसे क्या कहा जाता है? सुपर मून कहा जाता है। ठीक है। अब एक होता है हमारा ब्लू मून। देखिए ब्लू मून क्या होता है? ब्लू मून क्या होता है? जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा हो जाए, जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा होता है और दूसरी वाली जो पूर्णिमा होती है उसे ब्लू मून कहते हैं। ब्लू मून किसे कहते हैं? जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा आ जाए तो दूसरी जो पूर्णिमा होगी उसे ब्लू मून कहते हैं। ठीक है। और कहेगा सुपर मून क्या होता है? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट आ जाए, नजदीक रहे, तो इसे क्या कहते हैं? सुपर मून। तो सुपर मून आप ब्लू मून समझ गए। चलिए, अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बनता है यहाँ से चंद्रमा के बारे में। एक स्थान है चंद्रमा पे, सी ऑफ टेक्लिटी, ट्रैंक्विलिटी। ये चंद्रमा का एक ऐसा स्थान है जहां पे अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान अपोलो 11
अपोलो 11, ये अंतरिक्ष यान का नाम है, ये उतरा था। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी एक ऐसा स्थान है चंद्रमा पर जहां पे अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था। ठीक है, तो ये चंद्रमा का एक स्थान है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी क्या है तो कहिएगा चंद्रमा पे एक ऐसा स्थान जहां पे अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा था ना। तो चंद्रमा के बारे में ये जानकारी हमने देखा कि चंद्रमा क्या है, तो चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। और बात यह है कि एक परिक्रमा की बात की जाए तो 27 दिन और 8 घंटे में एक परिक्रमा कर लेती है। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा 27 दिन और 8 घंटे में करती है। चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, 1 मिनट 3 सेकेंड में चंद्रमा से सूर्य पे पृथ्वी पे प्रकाश आती है ना। चंद्रमा की प्रकाश पृथ्वी पे आने के लिए 1 मिनट 3 सेकेंड का समय लगता है। इसके बाद इसे धूल का मैदान यानी शांति सागर भी कह सकते हैं। धूल का मैदान या शांति सागर, शांति सागर या धूल का मैदान का मतलब हुआ चंद्रमा का पिछला भाग जहाँ पे सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचती है, अंधकारमय होता है, कभी कभार पहुंचता है। ठीक है, इसके बाद जो है अगर चंद्रमा परिक्रमा करने के दौरान यानी पृथ्वी की जो परिक्रमा चंद्रमा करती है, परिक्रमा करने के दौरान जब पृथ्वी के सबसे नजदीक चंद्रमा पहुंच जाती है, ऐसी स्थिति को सुपर मून कहा जाता है। और ब्लू मून होता है कि जब एक ही महीना में 2 पूर्णिमा आ जाए और दूसरी जो पूर्णिमा होगी उसे ब्लू मून कहते हैं। और एक चंद्रमा पे स्थान है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी, जिसे आपको वहां पे अपोलो 11 अमेरिका का एक अंतरिक्ष यान है वो उतरा हुआ था। चंद्रमा संबंधित इतना ही क्वेश्चन पूछता है। आइए अब जानते हैं, हमने देखा कि 3 ग्रह अभी तक हम लोग पढ़ लिए। क्या क्या पढ़े? बुध पढ़े, शुक्र पढ़े, पृथ्वी पढ़े, और ये पृथ्वी का एक उपग्रह चंद्रमा है, इसको भी हमने देख लिया है। अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे मंगल ग्रह। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है मंगल ग्रह। मंगल, ध्यान से सुनिएगा, मार्स। मंगल ग्रह सबसे पहले जो है आप याद रखिएगा, मंगल ग्रह को जो है आप लाल ग्रह भी कह सकते हैं। मंगल ग्रह को आप लाल ग्रह भी कह सकते हैं। ठीक है, अब लाल ग्रह, मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्योंकि मंगल ग्रह पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज्यादा है। आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति ज्यादा है, जिसके कारण जो है आपको मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। ये लाल दिखता है। ठीक है, तो मंगल ग्रह लाल क्यों दिखता है? क्योंकि आयरन ऑक्साइड की उपस्थिति वहां पे है। और आप एक याद रखने के लिए देखिए 2 ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है, बृहस्पति को पीला ग्रह कहा जाता है। मंगल दिन जो है आपको बजरंगबली का पूजा होता है। बजरंगबली पूरा लाले लाल है, लाल कपड़ा पहनिए आप उस दिन, लाल बजरंगबली है, तो लाल ग्रह इसलिए मंगल ग्रह को। बृहस्पति दिन को पीला कपड़ा पहना जाता है, तो पीला ग्रह बृहस्पति ग्रह को पीला ग्रह भी कहते हैं। तो ये कंफ्यूजन नहीं होना। अगर कहेगा चमकीला या गर्म ग्रह किसे कहते हैं तो शुक्र को कहा जाता है। और चमकीला या गर्म क्यों है? क्योंकि चमकीला और गर्म इसलिए है क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वहां पे 98% है। अब हम लोग जानने का प्रयास करते हैं आगे अगला पॉइंट कि ये अपने अक्ष पे मंगल ग्रह जो है, एक बात और, पृथ्वी के अलावा एक मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे जीवन की जो है संभावना वो जताई गई है। इनका फोन है जी, क्या लिखा है? कट कर दीजिए तो देखिए रिकॉर्डिंग चालू है, दिखा रहा है 1 2 3 4 5 हो जाएगा, रिकॉर्ड हो जाएगा। कोई बात नहीं, ये सारा चीज
थोड़ी इतना ये सब बोल रहे हैं, सबको कट कर देंगे। कल एक वीडियो जारी किए थे यूट्यूब पर, शॉर्ट वीडियो जारी किए, देखिए लाल ग्रह। तो लाल मंगल ग्रह को लाल ग्रह क्यों कहा जाता है? क्या? क्योंकि वहां पे आयरन ऑक्साइड की मात्रा सबसे ज्यादा है। ठीक है, अब बात ये है कि ये अपने अक्ष पे मंगल ग्रह जो है, मंगल जो ग्रह है, ये अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है। अपने अक्ष पे 25 डिग्री जो है झुका हुआ है, लगभग पृथ्वी के समान है, जिनके कारण पृथ्वी के समान यहाँ पर भी ऋतु परिवर्तन होता है, जिसके कारण पृथ्वी के समान ही यहाँ पे जो है ऋतु का परिवर्तन होता है। पृथ्वी के बाद एक यही ऐसा ग्रह है जहाँ पे जीवन संभव है। अब बात है कि मंगल ग्रह पे दिन रात की अवधि यहाँ भी कितने घंटा का होता है? 24 घंटा। यहाँ भी दिन रात की अवधि देखा जाए तो 24 घंटा, यानी पृथ्वी के समान ही होता है। ठीक है, अगला पॉइंट, फिर तुम सोए हुए हो? नहीं सर, मोबाइल में से देखे। क्या देख रहे हो? कौन ऑपरेट कर रहे हैं? एक्टिव रहो। तो बात ये है कि 25 डिग्री झुका हुआ है। ऋतु परिवर्तन क्यों होता है? नहीं, हम बोले हैं 24 घंटा यहाँ मतलब जीवन दिन रात नहीं अब देखिए यहाँ पर पूरा बात नहीं लिखे हैं, बोले हैं, लिखे हैं आधा बात ना। तो कोई बात है, आपको समझना चाहिए कि ये पृथ्वी, ये अपने अक्ष पे 25 डिग्री झुका हुआ है और पृथ्वी के समान ही वहां पर भी जो है नहीं, ऋतु परिवर्तन हो। मंगल पे अंधेरा तो बोलबे न किया, पूरा चंद्रमा पे अंधेरा है और पृथ्वी के समान ही ये जो यहाँ पे 24 घंटा का क्या होता है आपको? दिन और रात जो है आपको 24 घंटा का ही दिन और रात होता है। लिख देते हैं थोड़ा सा, तो फिर कहिएगा 24 घंटा क्या है ये। अब देखिए, यह अपनी धुरी पे 24 घंटा में एक बार पूरा चक्कर लगा लेता है। इसके 2 उपग्रह है। उपग्रह यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, फोबोस और डिमोस। यानी मंगल ग्रह के 2 गो उपग्रह है। कौन कौन? एक है फोबोस और एक है डिमोस। ये मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। अगर बात की जाए पूरा सौर मंडल में जितने 8 गो ग्रह है ना, इसी 8 गो ग्रह में से एक मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है, मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जहां पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी, ध्यान से सुनिएगा, सबसे बड़ा ज्वालामुखी जिसका नाम है ओलिपस मेसी। ज्वालामुखी का क्या नाम है? ओलिपस मेसी। ठीक है, और सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया। और सबसे बड़ा पर्वत, अगर पर्वत की बात की जाए, सबसे बड़ा पर्वत निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया। ये आपको, जैसे हम लोग पृथ्वी पे रहते हैं, तो पृथ्वी पे अगर बात की जाए सबसे बड़ा जो है ज्वालामुखी की बात की जाए तो क्या है? कल पढ़ाए थे ज्वालामुखी ने पढ़ाया, जब भी पढ़ाए थे। बताइए तो, अमेरिका में इतना बोल दिए। हवाई धूप किलायु रहे थे ना, सबसे बड़ा ज्वालामुखी, भूल जाते हैं आप लोग, किलायु। अगर बात की जाए, ध्यान से सुनिएगा, तो फोबोस और डिबोस जो है 2 उपग्रह है। अगर बात की जाए पूरा 8 ग्रह की, अगर बात की जाए 8 ग्रह में से मंगल एक ऐसा ग्रह है जिस ग्रह पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिनका नाम है ओलिपस मेसी, और सबसे बड़ा पर्वतमाला जिनका नाम है निक्स ओलंपिया, ये पाए जाते हैं। ये पृथ्वी लेवल पे नहीं हम बोल रहे हैं, ये
ये हम पूरा 8 ग्रह में से बोल रहे हैं। 8 ग्रह में से मंगल ग्रह एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी निक्स ओलंपिया, और बात की ओलिपस मेसी, और पर्वतमाला की बात की जाए तो निक्स ओलंपिया, ये पाए जाते हैं। और ये जो है माउंट एवरेस्ट से ये जो निक्स ओलंपिया पर्वतमाला है, ये आपको माउंट एवरेस्ट से कितना 3 गुना अधिक है, 3 गुना अधिक है। तो क्या समझे आप कि पर्वतमाला की बात की जाए तो निक्स ओलंपिया नाम का पर्वत है एक, कहाँ पे स्थित है? मंगल ग्रह पे, जो 8 ग्रह में सबसे बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया। ओलिपस मेसी एक ज्वालामुखी का नाम है, कहाँ स्थित है? मंगल ग्रह पे। और सबसे 8 ग्रह में से एक मंगल ग्रह पे स्थित है ये आपको ज्वालामुखी ओलिपस मेसी। ऐसा समझ में? तो आप ये समझिएगा, ये हमारे जो सौर मंडल है, सौर मंडल में 8 ग्रह, और 8 ग्रह में से एक मंगल ग्रह ऐसा ग्रह है जहाँ पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसका नाम क्या है? ओलिपस मेसी, और सबसे बड़ा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया पाए जाते हैं। ठीक है। अब बात ये है क्या, ये जो निक्स ओलंपिया है ये माउंट एवरेस्ट से 3 गुना बड़ा है। हमारा जो माउंट एवरेस्ट है उससे 3 गुना बड़ा है। सूर्य की परिक्रमा करने में इसे 687 दिन का समय लगता है। अगर सूर्य की परिक्रमा करने की बात आएगी मंगल ग्रह को, तो ये कितना 687 दिन का समय लेता है। ये था मंगल ग्रह के बारे में कुछ जानकारी। मंगल ग्रह के बारे में एक बार दोहराते हैं, इसे लाल ग्रह कहा जाता है। लाल ग्रह इसलिए कहा जाता है, यहाँ पे आयरन ऑक्साइड की जो है मात्रा ज्यादा है। अगर कहा जाए कि मंगल ग्रह जो होता है ये आपको 25, इसका झुकाव अपने अक्ष पे कितना है, तो बोलिएगा 25 डिग्री का झुकाव है। और पृथ्वी के समान ही मंगल ग्रह पे ऋतु परिवर्तन होता है। अब बात है कि दिन और रात 24 घंटा का मंगल ग्रह पर भी होता है। मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डीमोस। ये जो है आपको मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं। अगर बात की जाए ज्वालामुखी की, तो 8 ग्रह में से मंगल ग्रह ही एक ऐसा ग्रह है जहाँ पे सबसे बड़ा ज्वालामुखी, जिसका नाम है ओलिपस मेसी, और सबसे बड़ा पर्वतमाला निक्स ओलंपिया पाया जाता है। और मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है ना। इतना जानकारी हमने लिया, इसको मिटा दे। अगर बात की जाए सूर्य, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितना दिन में करता है, तो 687 दिन। आइए, अभी हमने 4 ग्रह के बारे में पढ़ लिया है। 4 ग्रह के बाद बीच में आता है क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी जिसको कहते हैं। अब इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, ध्यान से सुनिएगा। ये जो हमारा पहले हमारा क्या था, अभी हमने पढ़े बुध के बारे में। इसके बाद शुक्र, इसके बाद ये जो हमारा क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह भी इसको बोल सकते हैं, इसके बारे में पढ़ने का प्रयास करते हैं। इसके बाद बृहस्पति ग्रह। आइए, सबसे पहले हम जानते हैं इसे क्या कहते हैं। इसे जो है आप कह सकते हैं उल्का पिंड बोल सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, उल्का पिंड बोलते हैं, या उल्का पट्टी भी बोल सकते हैं। उल्का पट्टी भी बोल सकते हैं। और अगला पॉइंट बनता है, इसे और क्या कर सकते हैं, उल्काश भी कह सकते हैं। उल्काश भी बोल सकते हैं। इसके बाद इसे क्या बोल सकते हैं, क्षुद्र ग्रह भी बोल सकते हैं, या क्षुद्र पट्टी भी बोल सकते हैं, या अवतार भी अवांतर भी बोल सकते हैं। इतना नाम है इसका। और ये पता नहीं रहेगा, अगर पूछ देगा उल्काश, क्षुद्र ग्रह, अब अवांतर क्या होता है। आइए जानते हैं ये क्या है। तो ये एक छोटा सा ग्रह का टुकड़ा है। ये छोटे छोटे ग्रह जो होते हैं, पृथ्वी तो बहुत बड़े ग्रह हो गए,
बहुत छोटा छोटा ग्रह जो होता है, ये अंतरिक्ष में घूर्णन करने के दौरान क्या होता है, सभी छोटे ग्रह एक लाइन से, एक पट्टी में, एक सीरीज से ये आपको पूरा जो है सूर्य की परिक्रमा करने लगती हैं। इसी को उल्का पिंड, उल्का पट्टी, उल्काश, क्षुद्र ग्रह या क्षुद्र पट्टी या अवांतर कहा जाता है। आया समझ में? जैसे देखिए, मान लेते हैं, आपको हम बताते हैं ये क्यों एक जगह हो जाता है। छोटे छोटे ग्रह सब जो उल्का पिंड सब होते हैं, एक छोटा ग्रह का पार्ट है, ये पिंड है, ये छोटा छोटा। तो जैसे आप देखोगे, अगर मान सूप जानते हैं आप लोग, सूप में अगर चावल और मटर दोनों भेटा गया, एकदम मिक्स हो गया, ऐसी स्थिति में क्या होता है, देखिएगा मम्मी लोग क्या करती है, इसको सूप को ऐसे ऐसे करके घुमाती है, और घुमाने के दौरान देखिएगा कि पूरा मटर एक जगह जमा हो जाता है। देखिए ऐसा कभी, यानी दो चीज मिल जाएगा, उसको अगर एक चीज को एक जगह करना है तो उसको सूप में देके ऐसे ऐसे करके घुमाइएगा तो क्या होता है, एक जगह वो आ जाता है। क्यों? ये घूर्णन करने के दौरान जो एक प्रकार के पदार्थ होते हैं वो एक जगह एकत्रित हो जाते हैं। ऐसे ही घूर्णन करने के दौरान ये जो परिक्रमा कर रही है अंतरिक्ष में, जो छोटा छोटा पिंड होता है वो एक जगह, एक पट्टी में, एक सीरीज से जो है आपको सूर्य की परिक्रमा करने लगती है। इसे ही उल्का पिंड, उल्का पट्टी, उल्काश या अवांतर भी कह सकते हैं। आइए जानते हैं इसके बारे में, बढ़िया से जानते हैं ये उल्का पिंड या उल्काश में होता क्या है। ध्यान से सुनिएगा, ये अंतरिक्ष में बहुत तीव्र से गति करता है। ये अंतरिक्ष में बहुत तीव्र से गति करते हुए जो है, कभी कभार क्या है, ये एक ब्रह्मांड का पिंड है, ये जो अंतरिक्ष में गति कर रहा है। कभी कभार क्या होता है, ये घूर्णन करने के दौरान वायुमंडल, पृथ्वी का जो वायुमंडल है उसकी ओर बहुत तेजी से आ जाता है, पृथ्वी के वायुमंडल में आ जाता है, फेंका जाता है, जिसके कारण क्या होता है, पृथ्वी इसको अपने बहुत तेजी से उस पिंड को अपनी ओर खींचता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, और ये इतना तेजी से अपनी ओर खींचता है और पृथ्वी की ओर आती है ये उल्का पट्टी, मतलब उल्काश कह सकते हैं, या क्षुद्र पट्टी या क्षुद्र ग्रह भी बोल सकते हैं। ये इतना तेजी से आते हैं उल्का पिंड पृथ्वी की ओर, ये वायु से घर्षित होके, वायु से घर्षण होके वो जल जाता है, वायु से घर्षण करके उसमें आग लग जाता है, ये जल जाता है। अगर मतलब उल्का पिंड या उल्काश जो होता है, जो जिसको आप कह सकते हैं उल्का पिंड बोल सकते हैं, ये उल्का पिंड अगर वायु से घर्षित होकर पृथ्वी पे आके गिर जाता है और उसका एक टुकड़ा बच जाए, चाहे मान लेते इतना बड़ा बड़ा उल्का पिंड आते हैं पृथ्वी पे, ये अपना झंझारपुर से भी बड़ा, ये जिला से भी बड़ा एक जो है, इससे भी बड़ा बड़ा उल्का पिंड जो कई जगह गिरा है। हम लोग कहते हैं चंद्रमा पे दाग है, दिखाई देता है ना रात को काला काला, वो दाग नहीं है, चंद्रमा पे क्या है, उल्का पिंड गिरा हुआ है, और उल्का पिंड गिरने के कारण क्या होता है, धरती पे जो है गाढ़ा हो जाता है, यानी चंद्रमा पे गड्ढा हो गया है, जिसके कारण वहां पे सूर्य की प्रकाश नहीं जा पाती, या सूर्य की प्रकाश नहीं जा रही तो वहां पे अंधेरा दिखाई दे रहा है। हमारे जो है मधुबनी जिला में भी घोंघरिया के आसपास उल्का पिंड गिरा था, आज से 2020 या 19 या 21 ईस्वी के आसपास बोल रहे हैं, गिरा हुआ था ना, तो इतना बड़ा पत्थर था जो म्यूजियम में नीतीश कुमार जी उसको रखवाए हैं, पटना के म्यूजियम में उसको रखा गया है। तो ये अंतरिक्ष से, ये क्या है, ये उल्का पिंड है जो धरती पे आके गिर जाता है। इससे हानि भी हो सकता है, अगर किसी के शरीर पे गिर गए, किसी के घर पे गिर गए तो टूटने की संभावना है, ये गिरता भी है। इससे भी बड़ा बड़ा उल्का पिंड जो है कई जगह पृथ्वी पे गिरते हैं। तो बात यह है कि उल्का पिंड या उल्काश किसे कहते हैं, तो जो पृथ्वी पे जो उल्का पिंड जो होता है वायु से घर्षित करके जल के पृथ्वी पे गिर जाए, उसका एक टुकड़ा मिल जाए तो वो उल्का पिंड कहलाता है। जो धरती पर गिर जाता है उसे उल्का पिंड कहते हैं। अगर जल के ऊपरे में राख हो जाए, जिसको हम लोग देखते हैं टूटता हुआ तारा कहते हैं, जल के राख हो जाए, छुटछुड़ाते हुए शाम के समय हमको ज्यादा दिखाई देगा, तो वो अगर पृथ्वी पर गिर नहीं रहा ऊपरे में, जैसे इस लेवल तक या इससे ज्यादा लेवल तक, ऊपर में ही जल के राख हो जाए, धरती पर उसका कुछ अंश बचे ना, तो वो क्या कहलाता है, उल्काश कहलाता है। तो उल्का पिंड, ध्यान से सुनिएगा, उल्का पिंड या उल्काश, उल्का पिंड या उल्काश, ठीक है। उल्का पिंड या उल्काश किसे कहते हैं,
तो कहिएगा ये ऐसा ब्रह्मांडीय पिंड है जो घूर्णन अंतरिक्ष में घूर्णन करने के दौरान पृथ्वी के वातावरण में आ जाते हैं और पृथ्वी इनको अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण बहुत तेजी से खींचता है और पृथ्वी की ओर ये बहुत तेजी से खींचती हुई चली आती है पृथ्वी की ओर और वायु से घर्षित होकर वो जल जाता है। जलने के बाद अगर उसका कुछ अंश पृथ्वी पे गिर जाए बच जाए तो वो उल्का पिंड कहलाता है और जल के ऊपर ही राख हो जाए तो ये उल्कास्म कहलाता है। आए समझ में उल्का पिंड और उल्कास्म क्या है। धरती पे गिर जाए उसका एक भी टुकड़ा, इतना बड़ा टुकड़ा हो या बड़ा टुकड़ा हो या जितना बड़ा टुकड़ा, कोई अंश मिल जाए तो वो उल्का पिंड कहलाता है। जल के ऊपर में ही राख हो जाए उल्कास्म कहलाता है। बस इतना ही आपको इसके बारे में देखना है। आइए अब जानते हैं बृहस्पति के बारे में। रहने दे, चलिए तो थोड़ा देर का आप आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आप लोग थोड़ा देर रेस्ट कीजिए 5 मिनट, फिर हम लोग हिस्ट्री पे आएंगे।